3 गरीब और 2 अमीर बहू का प्लास्टिक बॉटल ससुराल। अरे बहू, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? चलो जाकर सभी के लिए नाश्ता बना लो। हमें काम करना ही नहीं आता माँ जी। आपकी 3 गरीब काली बहू हैं, तो उनसे ही घर के कामकाज करने के लिए कहो। वो दोनों ऐसा कहकर अपने अपने कमरों में चली जाती हैं। तभी वहां पर सरिता के दोनों बेटे आ जाते हैं। आज तुम दोनों की वजह से ही तुम्हारी पत्नियां मेरी एक नहीं सुनती और करो अमीर और गोरी लड़कियों से शादी। अरे माँ, ये दोनों अमीर बाप की बेटी है, उन्हें घर के काम करने की आदत नहीं है। खैर कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब आ जाएगा उन्हें। ये सब छोड़ो माँ, और ये देखो, अब हम पांचों भाई दुबई जाएंगे और वहाँ पर खूब पैसा कमाएंगे। फिर देखना, बहुत जल्द हमारी परेशानियाँ खत्म हो जाएंगी। उसके बाद दोनों बेटे उसके सामने अपने दुबई के पासपोर्ट रख देते हैं। अरे वाह बेटा, अब तो हमारी परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी और हमें ये गरीबी नहीं झेलनी पड़ेगी। दुबई जाने के बाद भैया हमें कांटेक्ट करते रहना। ये सब तो ठीक है माँ, लेकिन आपने अभी तक नाश्ता नहीं बनाया। तभी सरिता अपनी तीनों गरीब काली बहुओं को आवाज लगाती है, जो बहुत मेहनती और समझदार होती हैं। पुष्पा, नेहा, मेघा, कहाँ पर हो तुम तीनों? कहीं नजर नहीं आ रही हो। हे भगवान, एक तरफ मेरी दोनों अमीर बहू ने मेरी नाक में दम करके रखा है और दूसरी तरफ मेरी ये गरीब बहुएं, जिनका कोई अता पता ही नहीं रहता। अब मैं इनका क्या ही करूं? सरिता ऐसा कह ही रही थी कि तभी वहां पर उसकी तीनों गरीब बहू आ जाती हैं और कहती हैं, माँ जी, हम तो यहीं पर थे, बस थोड़ा सा काम कर रहे थे। बताइए माँ जी, आपने हमें क्यों बुलाया है? सुबह से ये समय हो गया और किसी ने अभी तक कुछ भी खाने के लिए नहीं बनाया। जाओ, सबसे पहले सबके लिए नाश्ता बना कर लाओ। आज नाश्ता तो हमने पहले ही बना कर रख दिया था। आप सभी टेबल पर जाकर बैठ जाइए, हम अभी सबके लिए नाश्ता लगा देते हैं। वह तीनों मिलकर खाने की टेबल पर नाश्ता लगा देती है, जिसके बाद वहां पर सरिता की अमीर बहू भी आ जाती है और खाना देखकर कहती है, हे भगवान, ये सब क्या बना रखा, इतना ऑयली खाना। अरे ऐसा खाना खाकर तो अच्छे से अच्छा इंसान मर जाएगा। इन तीनों को कूड़ा कचरा बीनने के अलावा और कोई काम भी नहीं आता है। इन्हें तो बस वो गरीबों जैसा खाना बनाना आता है। ये चावल बना के रखती हैं और यहाँ पर दाल बना कर रखी है। अरे रोज सुबह शाम ये सब खा खा कर हम बोर हो गए हैं। जो तुम्हारे आगे है उसे खा ही लो, क्यों इतना तमाशा कर रही हो? सरिता के कहने पर उसकी दोनों अमीर बहू खाना शुरू करती हैं, लेकिन वो आधा अधूरा खाती हैं और वहां से उठकर चली जाती हैं। जिसके बाद सरिता के 5 बेटे अपना अपना नाश्ता करके काम के लिए निकल जाते हैं। वहीं घर के सारे काम करके सरिता की तीनों गरीब बहुएं बाजार में घूमने के लिए निकल जाती हैं, जहां वह प्लास्टिक की जितनी भी बोतलें देखती हैं उन्हें उठाकर अपने ससुराल में ले आती हैं और घर के बाहर इकट्ठा करना शुरू कर देती हैं। ये सब देखकर कीर्ति और प्रेरणा उन तीनों से कहती हैं, अरे माना कि तुम तीनों गरीब परिवार से आई हो, लेकिन ये कूड़ा बीनने की आदत तुम्हारी कब जाएगी? वो कहते हैं ना, कुत्ते की दुम 12 महीने भी सीधी रखने के बाद टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। तो ये गरीबों में भी वही आदत होती है। ये चाहे जितना भी अच्छे परिवार में आ जाए, इनकी गरीबी कभी इनका पीछा छोड़ती ही नहीं। ऐसा कहकर वो दोनों घर के अंदर चली जाती हैं। इन दोनों को हमसे दिक्कत क्या है? हमने इनका क्या बिगाड़ा है? इनका कुछ नहीं बिगाड़ा, सारी गलती हमारी गरीब होने की है। अगर आज हम इनकी तरह अमीर होते तो इनका मुकाबला कर पाते। ये सारी बातें छोड़ो, ये देखो हमारे पास अब कितनी सारी बोतल इकट्ठा हो गई हैं, लेकिन अभी हमें और भी बहुत सारी बोतल चाहिए। और अब घर के बाहर तो जगह बहुत सारी घिर गई है। एक काम करते हैं, अब जो बोतल लेकर आएंगे उन्हें घर के पीछे की तरफ रखेंगे, ताकि वह लोगों को ज्यादा नजर ना आए। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। रोजाना की तरह बोतल इकट्ठी करने के बाद वो तीनों घर के अंदर चली जाती हैं और अपने घर के बाहर इतनी सारी बोतल देखकर सरिता को बहुत तेज गुस्सा आता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ही दिनों के बाद सरिता के 5 बेटे दुबई चले जाते हैं। उनको गए हुए काफी समय हो जाता है। ना तो वो वापस आते हैं और ना ही उनसे सरिता की कोई बात हो पाती है। इसी दौरान घर में बहुत सी परेशानियां भी शुरू हो जाती हैं। पता नहीं और कब तक इस घर में हमें भूखे मरना पड़ेगा। ऐसे दिन तो हमने कभी जिंदगी में नहीं देखे। अब मुझसे ये सारी परेशानियां और बर्दाश्त नहीं की जा रही हैं। माँ जी, आप एक काम करो, हमें हमारे मायके भेज दो, वही ठीक होगा। हमें तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे बेटे यहाँ से जाने के बाद हमें भूल ही गए हैं। सरिता को कुछ समझ नहीं आता, जिसके चलते वो अपनी
परेशानियों को खत्म करने के लिए अपना घर गिरवी रख देती है, जिससे कुछ दिन तक तो उनका गुजारा होने लगता है, लेकिन कुछ दिन बाद सारे पैसे खत्म हो जाते हैं और फिर से उनके ऊपर परेशानियां टूट पड़ती हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। सरिता ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसकी दोनों अमीर बहुओं के बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। सरिता उनकी आवाज सुनते ही घर के बाहर दौड़ते हुए जाती है। अरे क्या हुआ? तुम दोनों क्यों चिल्ला रही हो? ये देखिए माँ जी, ये घर कितना प्यारा और सुंदर लग रहा है। ये तो बोतलों से बना हुआ घर है। सरिता भी प्लास्टिक की बोतलों से बने हुए घर को देखकर अचंभित रह जाती है। तभी वहां पर उस घर की बोली लग रही होती है। इस प्लास्टिक की बोतल के घर के लिए मैं 70 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ। मैं 80 लाख देने के लिए तैयार हूँ। एक के बाद एक बढ़कर बोली लगती है। ये सब देख सरिता हैरान रह जाती है और वो अपनी अमीर बहू को कहती है, देखा तुमने, जिन्हें तुम गरीब और उल्टा सीधा कहकर बुलाया करती थी और कूड़ा कचरा बीनने वाली कहती थी, आज मेरी उन तीनों बहुओं ने अपनी मेहनत से प्लास्टिक की बोतलों का घर बनाया है और इसकी बोली देखो कितनी महंगी लग रही है। सही कहा माँ आपने, जिन्हें हम कुछ नहीं समझते थे, आज उन्होंने बहुत कुछ करके दिखाया है। कीर्ति और प्रेरणा की तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। देखते ही देखते उनका प्लास्टिक का घर पूरे 1 करोड़ में जाकर बिकता है, जिससे वह अपने ससुराल के असली घर को छुड़ा लेती हैं। वहीं दुबई से उन 5 के पति भी वापस लौट आते हैं। वहां पर हमें कोई काम नहीं मिला, हमें तो सिर्फ एक ट्रैप में फंसाया गया था। भगवान का शुक्र है कि किसी तरह हम वहां से बचकर आ गए। और वहां से बचकर आने में हमारी पत्नियों ने हमारी मदद की है। तुम तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमने किताबों में पढ़ा था कि हम अगर प्लास्टिक का घर बनाते हैं तो हम उसे कहीं पर भी ले जा सकते हैं और सेटअप कर सकते हैं। इसी के चलते हमने प्लास्टिक की बोतल इकट्ठी की और उसी से प्लास्टिक का घर बनाना शुरू किया। ससुराल में हमें अपना प्लास्टिक का घर बनाना मुश्किल तो बहुत लगा, लेकिन हमने अपनी मेहनत से कामयाबी हासिल कर ली। अब हमारा घर पूरे 1 करोड़ में बिका है। अब किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। उनकी कामयाबी देखकर कीर्ति और प्रेरणा दोनों उनसे माफी मांगती हैं और वहीं सरिता को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो भी उनसे माफी मांगती है। हमें माफ कर दो जेठानी जी, हमने तुम्हें बहुत उल्टा सीधा कहा। क्या अब आप हमें भी इस तरह मेहनत करना सिखा सकती हो? अरे हाँ, क्यों नहीं। हम सब अब एक साथ मिलकर इस काम को करेंगे। अपने कमाए हुए पैसों से वो तीनों अब अपने तीनों पति और उनके भाइयों का खुद का बिजनेस खुलवा देती हैं और अपने ससुराल का मकान भी छुड़वा लेती हैं। वहीं दूसरी तरफ वो तीनों मिलकर प्रेरणा और कीर्ति को भी अपने काम में शामिल कर लेती हैं। अब वह दोनों भी उन तीनों के साथ मिलकर मेहनत करती हैं और प्लास्टिक के घर बनाकर बेचना शुरू कर देती हैं, जिसके बाद वो सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। रूपा एक बहुत ज्यादा गरीब लड़की थी। वो अपनी माँ के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। एक दिन रूपा और उसकी माँ बाजार गए हुए थे। माँ, हमने सारा सामान खरीद लिया है, तो क्या अब हम लोग घर चलें? हाँ चल, घर जाकर खाना भी तो बनाना है। रूपा और उसकी माँ दोनों बाजार से घर की तरफ जा ही रही थी कि तभी तेज बारिश शुरू हो गई। अरे नहीं माँ, जल्दी चलो। दोनों माँ बेटी ने तेज तेज कदम बढ़ाए कि तभी उन्हें एक बस स्टॉप दिखाई दिया। माँ, यहाँ आ जाओ। लेकिन अभी यहाँ खड़ा होकर क्या फायदा, हम तो भीग ही चुके हैं। फिर भी कम से कम हमारा सामान नहीं भीगेगा। दोनों माँ बेटी वहीं खड़ी होकर बारिश के रुकने का इंतजार करने लगी। वहीं बस स्टॉप पर राजेश भी बस का इंतजार कर रहा था। राजेश एक नजर बस के आने की राह को ताकता तो एक नजर रूपा को। आप दोनों को भी बस के आने का ही इंतजार है क्या? नहीं, मैं और मेरी माँ तो बस बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन आपको जाना कहाँ पर है? यही गांव में ही हमारा घर है। अच्छा। राजेश को बातों ही बातों में रूपा पसंद आ गई। कुछ देर में बारिश भी थम गई और रूपा और राजेश अपनी अपनी राह निकल गए। इसी तरह से दिन बीत रहे थे, लेकिन राजेश रूपा को अपने मन से भुला नहीं पा रहा था। इसीलिए राजेश उसे ढूंढने गांव आ गया। बहुत देर तक ढूंढने पर भी उसे रूपा का कोई पता नहीं मिला। इसीलिए राजेश थक कर माँ दुर्गा के मंदिर पहुंचा। हे माँ, मुझे अब तुम ही कोई रास्ता दिखाओ। मेरी इस दुविधा को अब तुम ही हल करो। मैं नहीं जानता रूपा कहाँ है। अब उस तक पहुंचने के लिए तुम ही मेरे लिए रास्ता बनाओ। राजेश ऐसा बोल ही रहा था कि तभी मंदिर की घंटी बजी
और जैसे ही राजेश ने पलटकर देखा तो वहां पर रूपा खड़ी हुई थी। राजेश ने वही मौका देखकर रूपा से अपने दिल की बात बोल दी। राजेश जी, आप अगर इस मामले में मेरी माँ से बात करो तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो रूपा मुझे अपनी माँ के पास ले चलो। रूपा राजेश को अपने घर ले गई, जहाँ राजेश ने उसे सब कुछ बता दिया। मुझे सिर्फ आपकी बेटी का हाथ चाहिए और कुछ नहीं। गरीब माँ ने खुश होकर राजेश के हाथ में अपनी बेटी का हाथ दे दिया। बेटा, मेरे पास मेरी बच्ची को देने को कुछ भी नहीं है सिवाय एक आटा पीसने की चक्की के। बेटा, तू अपने दहेज स्वरूप ये चक्की अपने ससुराल ले जा। रूपा अपनी माँ से आशीर्वाद और आटा चक्की लेकर ससुराल पहुंची, जहां रूपा को देखकर उसकी सास और ननंद की तन बदन में आग लग गई। भैया, ये किस भिखारन से आपने शादी कर ली है? तमीज से बात करो नायरा, रूपा तुम्हारी भाभी है। अरे होगी भाभी, सुन रही हो भिकारन, अभी के अभी अपनी इस चक्की के साथ निकल जा मेरे घर से। ऐसे मत कहिए सासू माँ। माँ, अगर आप रूपा को इस घर में नहीं रखोगी तो फिर मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा। अपनी बेटी की बात सुनकर प्रतिज्ञा चुप हो गई और उसने रूपा को घर में रख लिया। लेकिन रूपा ने अभी तक अपने दिल में रेत की जरे बराबर भी जगह नहीं बनाई थी अपनी सास के दिल में। इसी तरह से रूपा को ससुराल में शाम हो गई। उसे किसी ने कुछ भी खाने पीने को नहीं दिया था। हे भगवान, यहाँ पर तो मैं भूखी ही मर जाऊंगी। रूपा ऐसा बोल ही रही थी कि तभी वहां पर उसकी ननंद आई और रूपा के सामने एक डिब्बा रख दिया जिसके अंदर गेहूं भरे हुए थे। ये ले, अगर तुझे कुछ खाना है तो पहले इन गेहूं को पीस, तभी खाना मिलेगा। पर क्या पर? तू भले ही इस घर में है, लेकिन कभी भी खुद को इस घर का हिस्सा मत समझना। इस घर में रहने की जगह हम तुझे दे चुके हैं, लेकिन अपना गुजारा तुझे खुद ही करना पड़ेगा। नायरा ने बड़ी अकड़ पर ये बात बोली और फिर वहां से चली गई। बेचारी रूपा ने चक्की पर गेहूं पीसकर अपने लिए रोटियां बनाई। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। रूपा को उसकी ननंद और सास नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। मम्मी, मैंने सुना है कि इन आने वाले 3 दिनों में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है। मेरी तो बस की नहीं ऐसी गर्मी को बर्दाश्त करना, इसीलिए मैं और आप 3 दिन के लिए मनाली जा रहे हैं। अरे वाह, चल तो मैं पैकिंग कर लेती हूँ। दोनों की बात सुनकर बेचारी रूपा उदास हो रही थी। तुम ऐसा मत सोचना कि हम तुम्हें भी लेकर जाएंगे। मैंने ऐसा कब बोला? नहीं, वो तुम गरीबों में आदत होती है ना अमीरों का पीछा करने की, बस इसीलिए बोल रही हूँ। नहीं ननन जी, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ, आप बेफिक्र होकर जाइए। रूपा ऐसे बोलते हुए कमरे में चली गई। अगली सुबह नायरा और प्रतिज्ञा अपनी छुट्टियों पर निकल गईं। माँ और नायरा जी तो नहीं है, क्या आज मैं पिसे हुए आटे से ही रोटियां बना लूं? नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। रूपा ने ऐसा बोलकर अपने गेहूं को चक्की में डाला और पीसना शुरू किया। माँ दुर्गा को उसकी ईमानदारी पसंद आ गई और उन्होंने चक्की में डाले हुए गेहूं को सोने में बदल दिया। ये कैसे संभव है? रूपा ऐसा सोच ही रही थी कि तभी वहां माँ दुर्गा स्वयं अपने दर्शन कराने रूपा के पास पहुंच गई। रूपा, मुझे तुम्हारी ईमानदारी बहुत पसंद आई, इसीलिए मैंने तुम्हें इस छोटे से तोहफे से नवाजा है। रूपा उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। माँ दुर्गा ऐसा बोलकर गायब हो गई। शाम को राजेश घर आया तो रूपा ने उसे इस घटना के बारे में बताया और उसे सोने के गेहूं भी दिखाए। ये तुम्हारी अच्छाई और ईमानदारी का तोहफा है रूपा, जो स्वयं माँ दुर्गा ने तुम्हें दिया है। राजेश ने उन गेहूं को बेचकर अपना और रूपा का अलग घर बना लिया। जैसे ही रूपा की सास और ननंद को इस बारे में पता चला तो उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। माँ, ये भिखारिन तो नसीब की बहुत ज्यादा तेज निकली। समझ नहीं आता ऐसे चमत्कार हमारे साथ क्यों नहीं होते। धीरे धीरे इसी तरह समय बीत रहा था। अब राजेश का अपनी बहन के साथ मिलकर काम ना संभलने की वजह से नायरा को काम में बड़ा घाटा हो गया। माँ, कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? बस अब कुछ ही मिनटों में हमारा घर भी हमसे छिनने वाला है। दोनों माँ बेटी बहुत परेशान थी। जैसे ही रूपा को इस बात का पता चला तो वो सीधा अपनी सास और ननंद के पास पहुंची। घबराओ नहीं माँ जी और ननंद जी, आप दोनों हमारे साथ हमारे घर चलो। बहू तू, हमने तो आपके साथ कितना गलत किया, तो आप हमारी मदद क्यों कर रही हो?
परिवार की मुश्किल दिनों में परिवार ही साथ देता है, बस इसीलिए। और वैसे भी माँ और बहन कितना भी क्यों ना लड़ लें, उनसे रिश्ता थोड़ी ही खत्म होता है। और आप दोनों मेरी माँ और बहन की तरह ही तो हो। रूपा की बात सुनकर दोनों माँ बेटी को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ और उन्होंने रूपा से अपने किए के लिए माफी मांगी। राजेश और रूपा उन दोनों को अपने नए घर में ले आए, जहाँ पर सभी खुशी खुशी रहने लगे।